Good afternoon, students. Today we are going to continue chapter 9 Equatorial Forest Region. So today we will start with occupation of the people. अब कॉन्गो के जो लोग होते हैं वो काम क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. The people of Congo are engaged in farming, fishing, hunting and gathering honey. अब जो कॉन्गो के लोग हैं वो किस काम में इंगेज रहते हैं? फार्मिंग में, फिशिंग में, हंटिंग में और हनी को गैदर करते, शहद को इकट्ठा करते हैं. वेजिटेबल्स, मेज, बनानास, ग्राउंडनट एंड कसावा और टेपियोका आर ग्रोन हेयर. और वेजिटेबल्स, मेज, बनानास, ग्राउंडनट है ना, जैसे कि सब्जियां, केला और जो मूंगफली होती है वो, और कसावा और टोपियाको, ये जो है ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे ग्रो होती हैं. द स्टार्ची रूट्स ऑफ कसावा आर ड्राइड एंड मेड इनटू फ्लोर टू मेक ब्रेड. और जो स्टार्ची रूट्स होती, जो जड़ें होती हैं कसावा की, वो ड्राई होती हैं, सूखी होती हैं और ये फ्लोर में बनाई जाती हैं. जो आटा होता है उसमें डाली जाती है ताकि ब्रेड, रोटी बन सके. ठीक है. सो कसावा इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. और कसावा जो है वो यहाँ के लोगों का स्टेपल फूड है. ठीक है. कसावा इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. दे क्लियर फॉरेस्ट एरियाज फॉर फार्मिंग. ये जो है, ये जो जंगल का एरिया होता है उसे साफ करते हैं खेती किसानी करने के लिए. हैवी रेनफॉल इन द रीजन वॉशेज अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल. और जब बहुत भारी बारिश होती है इन क्षेत्रों में तो उससे जो फर्टाइल सॉइल होता है टॉप का, मतलब जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो वॉश हो जाती है. हैंस दे हैव टू शिफ्ट टू अ न्यू पीस ऑफ लैंड. और फिर इसकी वजह से इन्हें दूसरी जो ज़मीन होती है उसके टुकड़े पे शिफ्ट करना पड़ता है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. और इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं. मतलब किसी भी भूमि पे, किसी भी ज़मीन पे अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं और अगर वहाँ बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो गई तो जो उसका फर्टाइल सॉइल है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो अगर वॉश हो जाती है, धुल जाती है, हट जाती है, तो क्या करना पड़ता है? उस पर नई फसल उगती नहीं है. तो इस वजह से क्या करना पड़ता है? दूसरी ज़मीन पे शिफ्ट होना पड़ता है फार्मिंग के लिए. तो इस तरह की फार्मिंग को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन. Tsetse flies cause sleeping sickness not only to the human beings but also to the animals. अब जो ये tsetse flies होती हैं ये क्या करती हैं? ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो है वो ह्यूमन बींग्स में ही नहीं लेके आती है, जबकि ये एनिमल्स में भी हो जाती है. हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेयर डोमेस्टिक एनिमल्स हेयर. और जब ऐसी ये बीमारी एनिमल्स को भी लग जाती है तो इसकी वजह से जो डोमेस्टिकेशन होता है एनिमल्स का वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है. उनका पशुपालन कर पाना मुश्किल हो जाता है. तो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज़ रिच इन मिनरल्स deposits like copper, silver, gold, diamond, cobalt, zinc, manganese, tin, coal, uranium, petroleum and cadmium. अब जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहाँ पे ये जो मिनरल्स हैं वो उसमें ये रिच है, मतलब ज़्यादा है. जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैंगनीज है, टिन, कोल, यूरेनियम, पेट्रोलियम और कैडमियम. ये कुछ मिनरल्स जो हैं इनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो रिच है. सो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट. और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का. ठीक है. कोबाल्ट जो मिनरल है उसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. देयरफॉर माइनिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. तो इसी वजह से, जैसे कि इतने सारे मिनरल्स यहाँ हैं तो इस वजह से माइनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों का, मतलब खुदाई. ओके. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट डेवलपमेंट्स. ठीक है. जो डेवलपमेंट्स हुए हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अभी, उनके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. The Democratic Republic of the Congo attained freedom in the year 1960. जो Democratic Republic of Congo है उसको आज़ादी जो है वो 1960 में मिली थी. Since 1971 it was known as Zaire. और 1971 तक इसे ज़ेर नाम से जाना जाता था. It was renamed the Democratic Republic of the Congo in 1997. और इसको दोबारा से इसका नाम रखा गया. मीन्स पहले इसको ज़ेर नाम से जाना जाता था, फिर इसका रीनेम हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1997 में.
Earlier, the region was not known to many people of the world as it was very difficult to reach the country through the dense forest. अब पहले जो है ये जो क्षेत्र था ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, ठीक है। वर्ल्ड के कई सारे लोग थे जो इस क्षेत्र के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि यहाँ तक पहुँच पाना जो था वो बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था घने जंगलों के बीच से। So hence the continent of Africa was called the dark continent by the Europeans, और जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट था उसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था यूरोपियंस के द्वारा। बट नाउ ड्यू टू द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, द कंट्री ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैज़ बिकम वन ऑफ द डेवलपिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब क्यों जो एडवेंट था, मतलब जो एडवांसमेंट हुई साइंस और टेक्नोलॉजी में, जो डेवलपमेंट हुए, जो बदलाव आए, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जो चेंजेस आए, जो डेवलपमेंट हुए, ठीक है, उसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो सबसे डेवलपिंग नेशन बन गया वर्ल्ड का, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। People work in huge farmlands outside the forest and adopt modern techniques of farming. अब बहुत सारे जो लोग थे यहाँ पे वो काम करते थे बड़े बड़े फार्मलैंड्स में, ठीक है, जहाँ पे फार्मिंग होती थी उन लैंड्स पे बाहर काम करते थे, ठीक है, आउट जंगलों के बाहर। और मॉडर्न टेक्निक्स जो होती थी फार्मिंग की, मतलब खेती किसानी करने की जो मॉडर्न टेक्निक्स होती थी उन्हें अडॉप्ट करते थे। लार्ज फॉरेस्ट एरियाज आर क्लियर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड्स, और बड़े से बड़ा एरिया जो होता था जंगलों का उसे साफ करके उसे एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता था जहाँ पे खेती किसानी की जाती थी। कैश क्रॉप्स लाइक ऑयल पाम, कोकोआ, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन एंड कॉटन आर ग्रोन एक्सटेंसिवली। और जो कैश क्रॉप्स होते थे, मतलब जिसे वो सेल करके अर्न कर पाते थे, जैसे कि ऑयल पाम हुआ, कोकोआ हुआ, कॉफ़ी हुई, रबर, शुगर केन और कॉटन, ये ज़्यादा संख्या में यहाँ पे ग्रो किया जाता था। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.